अब आप ही बताइए जीजी, कैसे करना है? मुझे तो लड़की सही लग रही है। हाँ, हमें भी सही लग रही है वैसे। तो हम ये कह रहे हैं कि इस बार पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही रिश्ता करना। हाँ, वो तो हम भी समझ रहे हैं जीजी। अब 9 साल पहले ऐसा सब होता नहीं था ना। पर अब की बार तो सब कुछ देख परख कर ही आगे बढ़ेंगे। हाँ। अरे माँ, हम तो कहते हैं आज ही बात कर लो अनुज से। उनको बोल दो, वो खुद ही बात कर लेंगे लड़की से। अरे क्या बातें हो रही है? क्या करवाना है लड़की से? हमने कहा ना, हम रिया से प्यार करते हैं। हम कॉलेज से जानते हैं उसे। क्यों इतना सोच रहे हैं आप सब? देख अनुज, हमें कोई ऐतराज नहीं है तेरे लव मैरिज से, पर तू भी जानता है कि महिमा भाभी माँ नहीं बन सकती। तो इस बार ना हम सब कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, समझे? इसलिए रिया से कह दी कि वो सारी मेडिकल रिपोर्ट्स करवा ले। हाँ लल्ला, हम सब तेरा भला ही चाह रहे हैं। तू तो देख ही रहा है महिमा को, अभी तक बच्चा नहीं हुआ। शादी को 9 साल हो गए, तेरे बड़े भाई और भाभी को। हम नहीं चाहती कि तेरे साथ भी ऐसा कुछ हो। अरे बस इतनी सी बात है ना, आप सब चिंता मत कीजिए। रिया ने ये काम पहले ही कर दिया था। वो इन सब मामलों में काफ़ी आगे। उसने मुझसे भी कहा था कि अपनी रिपोर्ट्स निकलवा लूं, और खुद की मेडिकल रिपोर्ट्स भी उसने मुझे भेज दी थी। हाय, तुझसे क्यों कहा? तेरा क्या लेना देना इन सब से? तू तो एकदम तंदुरुस्त है। अरे माँ, आजकल जो लोग भी आपस में शादी करते हैं ना, वो सब मेडिकल रिपोर्ट्स निकलवाते हैं। और बच्चा क्या सिर्फ औरत अकेली पैदा करती है माँ? हाय, कैसी बेशर्म जैसी बातें कर रहा है सबके सामने। अच्छा, अब हम बेशर्म हो गए। और कब से आप तीनों पंचायत करने बैठी थी बच्चे की? वो क्या था? अरे रिया इन सब मामलों में काफ़ी आगे है। उसके परिवार में काफ़ी लोग मेडिकल फील्ड में है, इसलिए उसे इन सब चीज़ों का काफ़ी नॉलेज है। चलो अच्छा है, अब बड़ी भाभी की तरह डॉक्टर्स के चक्कर तो नहीं मारने पड़ेंगे, वरना हम तो बुआ बनने को ही तरस गए हैं। जीजी, आपको ना चैन नहीं है। जब भी आती है भाभी को ताने ज़रूर मारने होते हैं। अरे हम कहाँ ताने मार रहे हैं, अब जो सच है वही तो कह रहे हैं बस। सच ही तो कह रहे हैं। इतने साल हो गए, हम इस घर को एक वारिस भी नहीं दे पाए। अरे भाभी, आप दिल छोटा ना करो ऐसे। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब तू भी भाभी की तरफदारी करना छोड़ दे और कोई अच्छा सा डॉक्टर देख जिससे आकाश और महिमा दोनों उनके पास जा सके। अरे भाभी, अभी तो लल्ला की शादी की तैयारियां करो। अब तो इस घर में नई बहू आने वाली है। हाँ हाँ, सुना नहीं कितनी नॉलेज वाली है, क्यों अनुज? हाँ, अब तो लगता है वही आपको ज्ञान दे सकती है, वरना स्वयं ब्रह्मा जी हाथ खड़े कर चुके हैं। क्या? कुछ नहीं जीजी, हमारी शादी की तैयारियां करो। हम तो दूल्हा बनने के लिए बेकरार हो रहे हैं। अनुज और रिया की लव मैरिज थी। अनुज के परिवार से तो अब मिल ही चुके। उनकी सोच अभी भी थोड़ी सी पीछे थी। वहीं रिया एक नई सोच के साथ आगे बढ़ने वाली लड़की थी, जिसके लिए परेशानी का हल नए तरीके से ढूंढा जा सकता था। अग्रवाल परिवार नई बहू का स्वागत करता है। अरे माँ, ये दिया तो हवा में जल ही नहीं रहा, अब क्या करें हम? जीजी 1 मिनट। और वो लाकर बैटरी पे जलने वाला दिया थाली में रख देती है। ये लीजिए। अरे वाह, ये तो बिल्कुल असली लग रहा है। कमाल कर दिया छोटी बहू तूने। देखा बुआ जी, ऐसे ही पसंद नहीं किया हमने इन्हें। ये लो, हमारे भाई तो अभी से अपनी बीवी के लट्टू हो गए। चलो अब दोनों को आराम करने दो, थक गए होंगे। महिमा, इन्हें इनके कमरे में ले जाओ। जी अम्मा। आओ रिया, तुमने तो आते ही सबका दिल जीत लिया। हम तो आज तक इस घर के लिए कुछ नहीं कर पाए। अनुज ने हमें आपके बारे में बताया है भाभी। आपने इस घर के लिए बहुत कुछ किया है। आप माँ नहीं बन पाई, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ नहीं है। तुम पहले इंसान हो जिसने हमें कुछ अच्छा कहा है। भाभी, आजकल मेडिकल ने बहुत तरक्की कर ली है। आपने आईवीएफ के बारे में सुना है? उससे आप माँ बन सकती हैं। पर आईवीएफ तो बहुत रिस्की है, ऐसा सब लोग कहते हैं। मेरी सहेली ने भी एक बार मुझसे इसी बारे में बात की थी, और जब मैंने यहाँ सबको बताया तो सबने मुझसे यही कहा कि ये बहुत रिस्की होता है। बहुत सारे केमिकल्स आपके शरीर में डाले जाते हैं और भी बहुत कुछ। नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे महिमा, कहाँ रह गई? जरा यहाँ आना। अच्छा तुम आराम करो, हम चलते हैं। तुम्हें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमसे कह देना। यहाँ आईवीएफ के बारे में सब लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर भाभी को आईवीएफ का ट्रीटमेंट दिलवाया होता तो आज उनका बच्चा बड़ा भी हो गया होता।
मुझे घर वालों से बात करनी होगी। महिमा की बातों से रिया को लगा कि इस घर में मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में कई सारी गलत मान्यताएं फैली हुई थी, जिस वजह से महिमा को बच्चे के लिए इतना तरसना और सुनना पड़ रहा था। लेकिन रिया ने सोचा कि वो इस बारे में सबको अच्छे से समझाएगी, लेकिन उसने जितना सोचा था ये काम इतना आसान नहीं था। अरे नहीं, आईवीएफ ना करवाएंगे हम भाभी का। अम्मा, हमने तो सुना है कि इससे शरीर को ना आगे चल के नुकसान होता है, और तो और बहुत सारी सुइयां भी खानी पड़ती हैं औरत और मर्द दोनों को। और हमने भी ये सुना है कि आगे चल के मर्द के शरीर में कमजोरी भी आने लगती है। ना बाबा ना, हम ये आईवीएफ का कोई सलाह ना देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होता आईवीएफ में। हाँ, आप लोगों ने पता नहीं कहाँ से ये सारी चीजें सुन ली है। अम्मा, बुआ जी, जीजी, हम सच कह रहे हैं। अरे रिया, तुम हमको ना सिखाओ ये सब। 2 बच्चे हैं हमारे, हमें नहीं पता क्या क्या होता है वहाँ। बच्चा केमिकल से पैदा करते हैं वहाँ अम्मा। अरे नहीं, ऐसा केमिकल वाला बच्चा हमें नहीं चाहिए। हम तो कह रहे हैं वो गांव में कुल देवी का मंदिर है ना, वहाँ मान्यता रखता है, सब कुछ सही हो जाएगा। अरे हमारी जान पहचान में अच्छे डॉक्टर नहीं है, हम तो कहते हैं उससे बात करते हैं। अम्मा, हमारी सहेली ने ना एक जड़ी बूटी बताई थी, कह रही थी उसे खाने से तुरंत ही बच्चा हो जाता है। हे भगवान, अब इन लोगों को कैसे समझाए कि जड़ी बूटी खाने से कुछ नहीं होता, और इनके दिमाग में तो कोई बात बैठ ही नहीं रही। रिया को ससुराल में आए 4 महीने हो चुके थे और वो रोज यही समझाने की कोशिश करती थी कि आईवीएफ बिल्कुल सही और सेफ तरीका है, लेकिन उसके ससुराल वाले इस बात को सुनने को तैयार ही नहीं थे। लेकिन इस बार रिया के मन में कुछ और ही चल रहा था। अम्मा, बुआ जी, संगीता, जीजी, महिमा भाभी, सब लोग यहाँ आना जरा। अरे क्या हो गया? अरे ये सब क्या है? ये मिट्टी क्यों लेकर आई हो? अरे सब कुछ बताते हैं जीजी, आप सब बैठिए तो पहले। आइए बुआ जी, यहाँ बैठिए। और अम्मा, आप यहाँ। रिया, क्या करना है? ये सब क्या है? भाभी, हमने सोचा कि बुआ जी और जीजी भी आए हुए हैं तो कोई गेम खेल लेते, इसीलिए हम ये सब लाए हैं। अरे पारा खेलना है क्या? वो तो बताओ। अरे अम्मा, बिल्कुल आसान सा खेल है, बस हमें ना इस मिट्टी को इस बॉटल के अंदर डालना है। बस यही करना है? ये तो बहुत आसान सा खेल है। बुआ जी, इतना भी आसान नहीं है। बोतल का ढक्कन बंद है, आपको बंद ढक्कन में डालनी है ये मिट्टी अंदर। अरे बंद ढक्कन के साथ कैसे डाल सकते हैं मिट्टी इस बोतल में? यही तो चैलेंज है जीजी। रिया के इस खेल से सबका सर चकराने लगा। सब लोग अलग अलग तरीके से सोचने लगे कि आखिर मिट्टी को इस बोतल में डालना कैसे है, वो भी जब ढक्कन बंद है। हमसे तो नहीं हो रहा है, अब तू ही बता दे कैसे करना है। अम्मा, ये देखिए, ये देख रही है मेरे पास क्या है? ये सुई है। अब मैंने इस मिट्टी को थोड़े से पानी के साथ मिलाया और ढक्कन को खोले बिना इस सुई की मदद से पानी के साथ ये मिट्टी भी बोतल के अंदर चली गई। और यही नहीं, इस मिट्टी में मैंने बीज भी डाल रखे हैं। थोड़े दिन में इस बोतल के अंदर एक छोटा सा पौधा भी उग जाएगा। अरे वाह, ये तो बड़ा आसान सा तरीका था ना जीजी? तो बस यही आईवीएफ है। अरे अब इसका और आईवीएफ का क्या कनेक्शन? बुआ जी, आईवीएफ में यही किया जाता है। जैसे हमने यहाँ मिट्टी और पानी के साथ बीज को बॉटल के अंदर डाल दिया ना, ठीक वैसे ही आईवीएफ ट्रीटमेंट में भी स्त्री की मिट्टी को और पुरुष के पानी को मिलाकर हमारे शरीर के अंदर डाला जाता है, जिसके साथ स्त्री के अंदर जो बीज होता है वो बच्चे का रूप ले लेता है। जी, ये तो बहुत ही सही तरीका है। पर इसमें जो कहते हैं केमिकल मिलाया जाता है। नहीं जीजी, कोई केमिकल नहीं होता। जैसा तरीका मैंने अभी आपको बताया बस वैसा ही होता है, और ये बहुत ज़्यादा सेफ और आसान होता है। इसमें कोई नुकसान या कमजोरी नहीं आती। हमें तो लगता है कि हमें यह करना चाहिए, शायद इससे महिमा की गोद भर जाए। हम कह रहे हैं ना, ये सबसे आसान और सेफ तरीका है। सच में आप एक बार महिमा भाभी को आईवीएफ सेंटर भेजिए तो सही, फिर देखिए उनकी गोद जल्द ही भर जाएगी। अब जब रिया बहू इतना कह रही है तो हमें लगता है कि एक बार हमें भी कोशिश कर लेनी चाहिए। अम्मा, हमें भी लगता है कि हमें ये आईवीएफ ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अरे पर वो कमजोरी। जी, प्लीज एक बार ट्राई तो करने दीजिए। ठीक है, अब तुमने इतने अच्छे से समझाया है तो ठीक है। रिया के इतने अच्छे से समझाने पर सबने हामी भर दी और महिमा की आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए राजी भी हो गए।
और उसी का नतीजा है कि आज अग्रवाल परिवार में नामकरण रखा गया है महिमा और आकाश के जुड़वा बच्चों का। तो आप भी आ जाइए हमारे आईवीएफ वाले जुड़वा बच्चों के नामकरण में। आ रहे हैं ना? कैलाश शर्मा और जानकी शर्मा के 2 बच्चे थे। एक उनकी बेटी दिव्या और एक उनका बेटा अंशुल। अंशुल जहां एक प्राइवेट कंपनी में अभी अभी नौकरी करने लगा था, वहीं दिव्या कॉलेज के फाइनल ईयर में पढ़ती थी। अपने मोहल्ले और समाज के लोगों के बीच शर्मा जी की अच्छी खासी जान पहचान थी। सब लोग उनकी और उनके परिवार की काफ़ी इज्जत किया करते थे। अंशुल की अच्छी नौकरी लगने के बाद सब लोग उनके बच्चों की भी काफ़ी सराहना करते थे। दिव्या भी पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी। अपने बच्चों की तरक्की देखकर कैलाश और जानकी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। और इसी तरह एक सुबह, पापा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जाते वक्त दिव्या को कॉलेज छोड़ दूंगा। अरे नहीं भैया, आप जाइए ना, मुझे थोड़ा देर से जाना था। और वैसे भी मैं कोई छोटी बच्ची थोड़ी ना हूँ जो आप मुझे कॉलेज छोड़ने आएंगे। हाँ बेटा रहने दो, अब दिव्या उतनी छोटी नहीं रही। अरे भाई फाइनल ईयर में पढ़ती है हमारी बेटी, अब थोड़े ना तुम्हारी उंगली पकड़ कर चलती रहेगी। वो क्या है ना पापा, छोटी बहन है ना, हमेशा से आदत पड़ गई है। ऐसे मेरी नज़र में तो ये कभी बड़ी होगी भी नहीं। तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने बिगाड़ कर रखा है इसे। फाइनल ईयर में आ गई है, 2-3 साल बाद शादी करेंगे। अरे तो क्या हुआ, हर लड़की की शादी होती है, मेरी बहन की भी शादी होगी। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उसे प्यार करना छोड़ दूंगा। आपका प्यार अपनी जगह ठीक है भैया, लेकिन मैं अकेले कॉलेज चली जाऊंगी। वो क्या है ना, जब आप मुझे छोड़ने आते हैं तो मेरे साथ वाले सारे फ्रेंड्स मुझे छेड़ते हैं। देखो छोटी बच्ची आ गई। हाँ बेटा वो ठीक कह रही है, तुम ऑफिस जाओ, दिव्या अपने आप चली जाएगी। इसके बाद अंशुल ऑफिस चला जाता है और दिव्या कॉलेज चली जाती है। शाम के वक्त जब अंशुल अपने ऑफिस से लौटकर घर आ रहा था तो उसकी नज़र अचानक से अपनी गाड़ी के पास से निकली एक बाइक पर पड़ी। अरे ये तो दिव्या है, लेकिन ये बाइक पर किस लड़के के साथ घूम रही है? ज़रूर उसका कोई दोस्त होगा। ये दिव्या बिना बहुत नादान है, कहीं किसी गलत लड़के के चक्कर में ना पड़ जाए। कुछ देर के बाद अंशुल अपने घर पहुंचता है, लेकिन वहां पर दिव्या को ना देखकर वो जानकी से उसके बारे में सवाल करता है। माँ बहुत देर हो गई, दिव्या अभी तक कॉलेज से आई नहीं क्या? हाँ बेटा, उसका फ़ोन आया था, कह रही थी कि उसकी किसी सहेली का बर्थडे है। क्या नाम है उसका? अंजलि। उसी की पार्टी में गई है, आ जाएगी बेटा। तुम फिर से शुरू हो गए। अरे बड़े भाई हो तो क्या हुआ, कहा ना दिव्या भी इतनी छोटी नहीं है, तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ पापा, शायद आप ठीक कहते हैं, मैं बिना दिव्या को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोचता हूँ। उसके बाद दिव्या देर रात घर लौट कर आती है। अंशुल उसे घर आते देख लेता है, लेकिन उससे कुछ नहीं कहता। पर कुछ दिनों के बाद अंशुल ने महसूस किया कि दिव्या उदास रहने लगी थी और थोड़ी चिड़चिड़ी भी हो गई थी। संडे होने की वजह से अंशुल घर पर ही था और इसलिए उसने दिव्या का मूड ठीक करने के लिए उससे बात करनी चाहिए। क्या बात है, वैसे तो तेरी ज़ुबान कभी बंद नहीं होती, लेकिन पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि तू चुपचाप बैठी रहती है। भैया आप मुझे बच्चों की तरह छेड़ना बंद कीजिए। पापा ने बताया ना आपको, बड़ी हो गई हूँ अब मैं। अरे तो इसमें चिढ़ने की क्या बात है, बड़ा भाई है तुम्हारा, मजाक ही तो कर रहा है ना। वैसे तो सारा दिन भाई भाई करके उसके पीछे चिपकी रहती है। हाँ तो जरूरी नहीं ना कि हर वक्त मैं खुश रहूं। मेरा मूड ठीक नहीं है, मेरा बात करने का मन नहीं है। लेकिन हुआ क्या है बेटा, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है पापा। अंशुल को समझ में आ जाता है कि जरूर दिव्या किसी बात को लेकर परेशान थी। दूसरे दिन, अरे अंशुल बेटा, वो दिव्या के कमरे का जो बाथरूम है ना, उसका नल खराब हो गया था। देखो वैसे तो प्लम्बर आने वाला है, पर एक बार जरा तुम भी जाकर चेक कर लो कि क्या परेशानी है। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। जब दिव्या कॉलेज जाती है तो अंशुल उसके कमरे में जाता है। जैसे ही वो दिव्या के कमरे के बाथरूम में जाता है तो सामने प्रेगनेंसी चेक करने वाली स्ट्रिप देखकर हैरान रह जाता है। उस स्ट्रिप के अंदर प्रेगनेंसी पॉजिटिव दिखा रही थी। ये क्या, इसका मतलब कहीं दिव्या? नहीं, मुझे उससे बात करनी होगी। अंशुल ये बात कैलाश और जानकी में से किसी को नहीं बताता, लेकिन शाम को जब दिव्या घर लौट कर आती है तो वो उसके कमरे में जाता है। देखो दिव्या, मुझसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है।
साफ साफ बताओ बात क्या है। आप कहना क्या चाहते हैं भैया? कोई भी बात नहीं है। दिव्या, तुम प्रेग्नेंट हो और मुझे इस बात का पता चल चुका है। तुम जानती भी हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से क्या हो सकता है, मम्मी पापा के दिल पर क्या गुजरेगी। दिव्या जोर जोर से रोने लगती है और रोते हुए अंशुल के गले लग जाती है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, मुझे नहीं पता था। ये सब कुछ अनजाने में हो गया। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी। देखो, रोना बंद करो। अब मुझे ही सब कुछ संभालना होगा, लेकिन खबरदार जो इस बारे में मम्मी या पापा किसी को कुछ भी बताया तो। लेकिन तभी दरवाजे पर हुई आहट सुनकर अंशुल और दिव्या दोनों ही चौंक जाते हैं। अभी क्या कहा दिव्या ने? है वो प्रेग्नेंट है और ये बात तुम हम लोगों से छुपाना चाहते थे? दिव्या, तुम ऐसा कुछ कर सकती हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। बेटा, क्या हमने तुम्हें यह संस्कार दिए थे? एक बेटी होने के नाते तुमने इस परिवार की इज्जत के बारे में जरा सा भी नहीं सोचा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? तुम इसे गलती कहती हो? तुम्हारी इस गलती के पीछे हम समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ये सब करने से पहले मर क्यों नहीं गई तुम? मम्मी पापा, किस तरह की बात कर रहे हैं आप? मैं मानता हूं उसने जो किया है वो गलत है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो उससे भी ज्यादा गलत है। तुम हमें समझाने की कोशिश मत करो अंशुल। तुम्हारे लाड़ प्यार की वजह से ही बिगड़ी है ये, और आज उसका नतीजा देख रहे हो ना। बताओ क्या करें हम? सारी दुनिया को जाकर बता दे कि हमारी बेटी शादी से पहले ही पेट से हो गई? पापा, अगर आप इस तरह से बिहेव करेंगे तो दिव्या को कौन संभालेगा? तुम्हें क्या लगता है इस नालायक बेटे को संभालने की जरूरत है? इसे तो घर से निकाल देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होगा माँ। इस बारे में क्या करना है हमें शांत और ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा। अरे सोचना क्या है, लेकर जाओ उसे डॉक्टर के पास और अबॉर्शन करवाओ, और कुछ दिनों के लिए इसे अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ भेज देते हैं। आसपास के लोगों को जरा भी खबर लगी तो बातें बनते देर नहीं लगेगी। माँ, हम उस लड़के से भी तो बात कर सकते हैं जो इसके लिए जिम्मेदार है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है बेटा? इतनी जल्दी और पहली बार माँ बनने के वक्त ही अगर हम दिव्या का अबॉर्शन करवाएंगे तो इसके आने वाली जिंदगी का क्या होगा? आप समझ सकते हैं। एक बार मुझे उस लड़के से बात करने दीजिए, क्या पता वो दिव्या से शादी करके इस बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हो जाए। मुझे बताओ दिव्या, कौन है वो लड़का? भैया, उसका नाम राहुल है। हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, मुझे राहुल का एड्रेस दो, मैं उससे मिलने के लिए जाता हूँ। कुछ देर के बाद अंशुल दिव्या के बॉयफ्रेंड राहुल से मिलने उसके घर जाता है। राहुल के मम्मी पापा काफी अच्छे लोग थे। अंकल आंटी, मैं जानता हूँ कि मैं जो भी बात करने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद आप राहुल पर बहुत गुस्सा करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस बात को ध्यान से सुनें। ऐसी क्या बात हो गई बेटा? कोई सीरियस बात है क्या? हमारे बेटे से कोई गलती हुई है क्या? हाँ बेटा, तुम हमें बता सकते हो। अंकल आंटी, इसे मैं गलती तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो हुआ है उसे सुधारने के लिए ज़रूर कहूँगा। बात यह है कि मेरी बहन दिव्या और राहुल एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। क्यों राहुल, ठीक कहा ना मैंने? जी भैया, आप ठीक कह रहे हैं। मैं दिव्या को बहुत पसंद करता हूँ और हम दोनों से जो गलती हुई है मैं उसे मानता भी हूँ। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो किसी लड़की की ज़िंदगी खराब करके उसे छोड़ दे। कैसी गलती बेटा, हमें कुछ बताओ। एक मिनट आंटी, मैं बताता हूँ। बात यह है कि दिव्या प्रेग्नेंट है। मेरा मतलब राहुल के बच्चे की माँ बनने वाली है, और मैं नहीं जानता कि किसी भी वजह से मेरी बहन की ज़िंदगी खराब हो, और इसलिए आपसे इस बारे में बात करने आया हूँ कि क्या हम राहुल और दिव्या की शादी करवा सकते हैं। देखो बेटा, हमारे बेटे ने जो भी किया है वो गलत है, लेकिन अब जो कुछ हो गया है उसे संभालने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। हमें दिव्या और राहुल की शादी कराने से कोई एतराज़ नहीं है। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मी। अगर आप लोग इस बात के लिए नहीं मानते तो पता नहीं दिव्या का क्या होता। देखो बेटा, मैं इस रिश्ते के लिए मान गया हूँ, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लड़के ऐसी स्थिति आने के बाद लड़कियों को नहीं अपनाते या उनके घर वाले अपनाने नहीं देते, और उसका नतीजा होता है आत्महत्या या फिर पूरी ज़िंदगी बदनामी। इसलिए बस इतना कहना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए
जिसकी वजह से खुद की या किसी और की जिंदगी पर इतनी बड़ी मुसीबत आ जाए। थैंक यू सो मच अंकल, आप वाकई में बहुत समझदार हैं। आपने मेरी बहन की ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा लिया। आप ठीक कहते पापा, हमसे गलती हुई है, लेकिन दिव्या को अपनाकर आपने सच में एक लड़की की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ली। उसके बाद अंशुल राहुल और दिव्या की शादी करवा देता है और बड़ी ही समझदारी से दो लोगों की जिंदगी को खत्म होने से बचा लेता है, एक दिव्या और एक वो नन्ही सी जान जो उसके पेट में पल रही थी।